मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। नमस्ते दोस्तों, यह सुनो गवर्नमेंट चैनल का मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1. एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम क्या है। 2. यह कब और क्यों लागू हुई थी। 3. आजकल यह स्कीम क्यों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। 4. क्यों देश के करोड़ों कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी इसके फायदे और नुकसान की चर्चा कर रहे हैं। 5. यह इन्वेस्टमेंट है या सामाजिक सुरक्षा है। 6. इसमें कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। 7. कितना ब्याज जमा करना होगा। 8. प्रोविडेंट फंड पर ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। 9. पुरानी पेंशन का फार्मूला कुछ और है और कैलकुलेट किसी और तरीके से की जाती है। 10. जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन मैच क्यों नहीं करती। 11. पुरानी पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है और कितनी बनती है। 12. नई पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी और कितनी बनेगी। 13. नई पेंशन का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। 14. 58 वर्ष के बाद पेंशन लेने में फायदा है या नहीं। 15. 58 वर्ष के बाद पेंशन लेने में कितने % पेंशन बढ़ेंगी। 16. 58 वर्ष के बाद पेंशन लेते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। रियल टाइम उदाहरण के साथ इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एम्प्लॉयज यूनियन में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं एवं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ऑफिसर एसोसिएशन में महासचिव, अध्यक्ष, सेक्रेटरी जनरल एवं चेयरमैन जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं। इनको 37 साल से भी ज्यादा का नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में काम करने का अनुभव है और 1995 से ही एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम से जुड़े रहे हैं। तो चलते हैं। दोस्तों, सुनो गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की डेट में भारत के अंदर जो हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में, उनके परिवारों के बीच में सबसे हॉट टॉपिक है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95। क्योंकि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95 में बहुत सारे लेकुना थे, बहुत सारी कमियां थीं, जिनको बीच बीच में दूर भी किया गया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा था। उसके लिए हमारे जो संगठन हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में आज की डेट में ये हमारा हॉट टॉपिक पूरे देश के अंदर बना हुआ है। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कितना पैसा जमा करना होगा, कितना इंटरेस्ट जमा करना होगा, कितनी पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन से मेरा मतलब है कि 95 से जो पेंशन लागू हुई थी उसमें पेंशन की स्कीम कितनी बनती थी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं जिनका जवाब नॉर्मली नहीं दे पाते लोग, और ईपीएफओ से भी कोई जवाब नहीं मिलते, क्योंकि ईपीएफओ लोगों को इंटरटेन ही नहीं करता। लोगों को बड़ी मुश्किल से एंट्री मिलती है और उनके क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिलते। इसलिए मैंने अपनी स्टडी के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने डिस्कशन के आधार पर ये निर्णय लिया है कि हम इन एक एक चीज़ों की, इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम की बात करूंगा कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 में आई थी और ये 16 नवंबर 95 को हमारे यहाँ लागू हुई थी। क्योंकि ये सिर्फ समाज में हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको सोशल सिक्योरिटी देने के उद्देश्य से ही लागू की गई थी। इसका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट नहीं था। इसलिए हम अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम एक इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें जो रिटर्न मिलना चाहिए था वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। जहां आप सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां पे रिटर्न नहीं, हमें सामाजिक सुरक्षा देखनी होती है। तो इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और सामाजिक सुरक्षा अलग चीज़ है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम पे।
एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को जब 95 में हम लेके आए थे, तो 95 में गवर्नमेंट लेके आई थी, तो जब 16 नवंबर 95 से इसको लागू किया गया था, तो इसको दो भागों में बांटा गया था। एक पार्ट वो जो एम्प्लॉयज 95 से पहले से सर्विस में थे और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1971 के मेंबर थे, तो उनके लिए उसको 95 से पहले की सर्विस को पास्ट सर्विस गिना गया, और 95 से बाद वाली जो सर्विस है उसको हम उसके आधार पर हमारी ये पेंशन स्कीम पूरी पेंशन कैलकुलेट होती है। तो इस तरह ये हमारी पेंशन दो भाग में उसी समय बांट दी गई थी। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको अपनी एक्सेल सीट के लास्ट में लेके चलता हूँ, जहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट पे हमने इसके अमेंडमेंट्स जितने भी हुए हैं उनको एक्सप्लेन किया है। हम पहले एम्प्लॉयज इसके पेंशन स्कीम को थोड़ा सा समझेंगे और समझने के बाद में एक्सेल सीट में एक एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले की अमेंडमेंट हुए हैं जो टाइम से टाइम तक, यदि आप पॉइंट नंबर 2 लास्ट में देखेंगे तो इस पे मैंने एक्सप्लेन करने के प्रयास किया है कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले ये 1/9/2014 से 6500 से पहले हमारी जो सीलिंग थी स्टैंडर्ड बेसिक की वो 6500 थी, उसको बाद में 15,000 किया गया 1/9/2014 से। एंड मिनिमम पेंशन यदि 1/9/2014 से पहले आप देखें तो लोगों की मिनिमम पेंशन इस स्कीम में 1,000 रुपये भी नहीं बनती थी। गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि 1/9/2014 के बाद में एक हम एडिशनल बजटरी सपोर्ट देंगे ईपीएफओ को, और उससे मिनिमम पेंशन जो है प्री डिफाइंड फार्मूले के अनुसार यदि कम बनती है तो उसको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये की जाएगी। दूसरा, एक जो हमारी पेंशन स्कीम है उसके पैरा 12A में ये प्रोविजन था कि हम अपनी पेंशन को कम्यूट करा सकते हैं। कम्यूट मतलब कैश करा सकते हैं। कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन में या सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन में हम 1/3 पेंशन 15 साल के लिए बेच देते हैं। उस पेंशन को जब हम बेच देते हैं तो उसका हमें एक मोटा अमाउंट मिल जाता है। इस अमाउंट को ख़त्म कर दिया गया, इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया गया। 25/9/2008 के पहले ये लागू थी, ये कंपटीशन था, लेकिन बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। आज की डेट में हम इसको कम्यूट नहीं करा सकते। जिन लोगों ने 25/9/2008 से पहले इसको कम्यूट करा लिया गया था, उसमें भी ये डिसीजन लिया गया कि 15 साल बाद, यानी 15 और 8 23 के बाद में, 2023 के बाद में उनकी पेंशन भी पुरानी पेंशन रेस्टोर हो जाएगी। एक ये भी डिसीजन लिया गया, ये भी अमेंडमेंट हुआ है कि 1/9/2014 के बाद में जो लोग एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के मेंबर नहीं थे वो इसके मेंबर नहीं बन सकते। एन इंडिविजुअल हु जॉइंड द एम्प्लॉयज पेंशन फंड स्कीम आफ्टर 1/9/2000 कैन नॉट ओपन एन EPS अकाउंट इफ his or monthly salary is more than 15,000 रुपये। हमारे जो नए एम्प्लॉय हैं जिन्होंने 2014 के बाद में ज्वाइन किया है, 1 नवंबर 2014 के बाद में, 1 सितंबर 2014 के बाद में ज्वाइन किया है, वो इसके मेंबर नहीं बन सकते। उनके लिए NPS को लागू किया गया था। एज पर करंट EPF रूल हमारे एम्प्लॉयर जो हैं वो 12% मिलाते हैं और मैचिंग और हम भी 12% मिलाते हैं। इस दोनों का मिलकर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का मिलकर ये 24% हो जाता है। इस 24% में से आज की डेट में हमारा जो एम्प्लॉयर का 3.67 कंट्रीब्यूशन है वो प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये दोनों हमारा EPS में जाएगा, ये दोनों हमारा प्रोविडेंट फंड में जाएगा, और 8.33% जो है वो 8.33% हमारा इसमें जाएगा EPS अकाउंट में। ये 8.67 गलत लिखा गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये जो है 8.33 है, 8.33% ये EPF अकाउंट में जाएगा। एक दूसरा अमेंडमेंट ये भी हुआ है कि जो हमारी EDLI है, EDLI का मतलब है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। हमारा जो EPS अकाउंट है उस पर एक इंश्योरेंस है, और उस इंश्योरेंस अमाउंट को भी ये 7 लाख किया गया है। पहले ये 6 लाख था, 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। और भी छोटे छोटे अमेंडमेंट थे, जैसे EPF को आधार से लिंक किया जाएगा, इसका
कोई भी एम्प्लॉय दो अकाउंट मेंटेन कर सकता है यदि वो दूसरी कंपनी में रहा है पहले। तो इस कंपनी में एक अकाउंट है उसका, तो दो अकाउंट मेंटेन करने की छूट दी गई थी, एक नॉमिनेशन ऐड करने की छूट दी गई थी। तो इस तरह ये हमारे छोटे छोटे अमेंडमेंट कई हुए हैं, जिसको हम समझने के बाद ही अब हम पूरी स्कीम को समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको एक्सेल सीट में मैं लेके चलता हूँ शुरुआत में, जहाँ से हमने 95 से स्कीम लागू की थी, वहाँ से हमारी पोजीशन क्या थी और आज क्या है और हमें कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन यदि आप 1 बाय 1 इस एक्सेल सीट को देखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर निश्चित रूप से इसी में मिल जाएंगे, और हमें और एडिशनल जानकारी भी इतनी सारी मिलेंगी, बशर्ते आप एक एक चीज़ को इसे ध्यान से देखें। मैं इतना और कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा आपके लिए। अभी आपको 95 से ही हम लेके चलेंगे कि नवंबर 95 में हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया था और क्या स्टैंडर्ड बेसिक ईपीएफओ ने फिक्स की थी। हम चलते हैं नवंबर 95 में। नवंबर 95 में मेरी बेसिक, हाँ इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों की बेसिक 2500 से कम थी नवंबर 95 में, 15 नवंबर 95 को, उनके लिए अलग स्कीम है, उनके लिए अलग एक टेबल बनाई गई जिसका फैक्टर अलग है, और जिनकी बेसिक 2500 से ज़्यादा थी उनके लिए एक अलग टेबल बी है जिससे पेंशन कैलकुलेट होती है, जिससे पेंशन का एक पार्ट कैलकुलेट होता है, पूरी पेंशन नहीं, एक पार्ट कैलकुलेट होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नवंबर 95 में। नवंबर 95 में मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है। मैंने अपना एग्जाम्पल लेके, अपने डेटा लेके ये समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास में, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के पास में अपने पर्सनल डेटा 95 से लेके और आज तक के उपलब्ध हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी 95 में कितनी बेसिक थी, कितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। तो इसीलिए यदि आप इसको आधार मानेंगे मेरे डेटा को, तो आप अपना भी एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, कितनी आपकी पेंशन बनेगी। चलिए तो नवंबर 95 में चलते हैं। मेरी बेसिक उस समय 3238 रुपये थी, और उस समय आपको मालूम ही है कि एफडीए फिक्स डीए भी मिलता था हमें, तो 398 रुपीज़ मुझे फिक्स डीए मिला था। एंड डीए जो था, डीए की परसेंटेज ये डिफरेंट होती रही है। मैं एक अमाउंट की बात करूंगा, उस समय 38.2% डीए था, और मुझे जो वीडीए मिला था, वेरिएबल डीए मिला था, वो 1390 रुपये मिला था। इस तरह मेरी टोटल सैलरी 5026 रुपये 38 पैसे थी। मेरा जो पेंशन कंट्रीब्यूशन था वो 419 रुपये होना चाहिए था, लेकिन 419 रुपये यदि हम 8.33% देखते हैं तो 419 रुपये होना चाहिए था। लेकिन उस समय की स्टैंडर्ड बेसिक जो थी वो 4310 रुपये थी। तो 4310 रुपये के हिसाब से हमने पेंशन कंट्रीब्यूशन, चूंकि स्कीम 16 नवंबर 95 से लागू हुई थी, तो 16 नवंबर 95 से इसका कंट्रीब्यूशन, आधे महीने का कंट्रीब्यूशन लिया गया था। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो 180 रुपये हमसे कंट्रीब्यूशन लिया गया था। तो यदि हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, जो हमें आज के हिसाब से यदि 8.33% देना पड़ता है, और हमने दिया क्या था, हाँ, तो इसका जो डिफरेंस हुआ वो डिफरेंस हुआ दोनों महीने का। यदि हम 420 रुपये को, 419 रुपये जो हमारा जाना चाहिए था, उसका चूंकि आधे महीने का कंट्रीब्यूशन गया था, इसलिए हम आधे महीने का कंट्रीब्यूशन ही इसमें से लेंगे। यानी हम 210 रुपये ले सकते हैं, और 210 रुपये में से 180 रुपये हम दे चुके हैं। तो जो डिफरेंस हुआ वो 30 रुपये हुआ। तो 30 रुपये पर हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं दिसंबर 95 में। दिसंबर 95 में मेरी बेसिक थी 3704 रुपये 50 पैसे, 456 रुपये मुझे डीए मिला था, 1390 रुपये मुझे वीडीए मिला। इस तरह मेरी टोटल सैलरी थी 5550 रुपये, और इस तरह इसका 5550 रुपये का 8.33% यानी 462 रुपीज़ जाने चाहिए थे। लेकिन स्टैंडर्ड बेसिक थी उस समय 4310 रुपये, और हमारे गए थे, चूँकि ये पूरे महीने का था, इसलिए 359 रुपीज़। तो 359 रुपीज़ में से यदि हम देखेंगे तो हमारा डिफरेंस आता है 103 रुपये। अब 103 रुपये, अब इसमें ये इस महीने का डिफरेंस 103 रुपये आया, और पिछले महीने का हमारे पास था 30 रुपये का डिफरेंस। तो इस तरह इस महीने 133 रुपये मंथ का बैलेंस हुआ। लेकिन 133 रुपये आपके दिसंबर मंथ का बैलेंस तो हुआ, लेकिन 133 रुपये में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में मिलेगा दिसंबर में।
और यदि दिसंबर में हम 12% से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 0.3, यानी 30 पैसे। और 30 पैसे चूंकि हम जब इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो जब हमने इसे राउंड ऑफ किया तो ये 30 पैसे हमारा जीरो हो गया, यानी हम इसे राउंडिंग में लेंगे, वहाँ भी राउंड ऑफ में लिया जाता है, इसलिए ये जो है जीरो हो जाएगा, यानी दिसंबर तक हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं जनवरी में। जनवरी में हमारी बेसिक 3613 रुपये 71 पैसे थी। 423 रुपये हमें एफडीए मिला था। कोई रीजन रहा होगा, यहाँ पे बेसिक हमारी कट गई है, किसी रीजन से रहा होगा, कोई छुट्टी वगैरह का रीजन रहा होगा, और इस तरह हमारा जो वीडीए था वो 1509 रुपये था। टोटल सैलरी 5545 रुपये थी। यहाँ भी 462 रुपये हमारे 8.33% में जाने चाहिए थे, लेकिन वही बेसिक 4310 रुपये होने की वजह से 4310 रुपये स्टैंडर्ड होने की वजह से हमारा 359 कंट्रीब्यूशन गया था। तो यहाँ भी हमें 103 रुपये इस महीने जनवरी 96 मंथ के देने पड़ेंगे। एंड इस तरह हमारा जो मंथ में का बैलेंस हुआ वो ये सारा इस तरह जुड़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेप मेथड। स्टेप मेथड बेस पे ही कैलकुलेशन, सो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, और स्टेप मेथड से ही ये हमारा मंथ का बैलेंस निकलता चला जाएगा। तो इस तरह हमारा जनवरी 96 में 236 रुपये हुए। अब 236 रुपये हुए, लेकिन 236 रुपये में इंटरेस्ट ना मिलकर इंटरेस्ट कितने में मिलेगा? पिछले महीने का इंटरेस्ट जो इस महीने जमा हुआ 133 रुपये 12% के हिसाब से 12% के रेट से जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपये 33 पैसे इंटरेस्ट मिलेगा, और 1 रुपये 33 पैसे को जब राउंड ऑफ किया जाएगा तो ये 1 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। इसी तरह हम फरवरी में चलेंगे। जब फरवरी 96 में मेरी बेसिक थी 3845 रुपये, और हमें एफडीए मिला था 451 रुपये, और वीडीए मिला था 1509 रुपये। इस तरह 5805 रुपये हमारी टोटल बेसिक थी। 484 रुपये जमा होने चाहिए थे, लेकिन स्टैंडर्ड 4310 रुपये, तो इस तरह हमारे जमा हुए थे 359 रुपीज़, और हमारा जो डिफरेंस आया वो हुआ 125 रुपये। अब 125 रुपये पिछले 236 में जुड़ जाएगा, तो ये 361 रुपये इस महीने का बैलेंस हुआ, और जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस पे 236 रुपये पे कैलकुलेट होगा। हाँ, ये इंटरेस्ट जो है वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन ईयरली बेसिस पे जमा होता है। मंथली बेसिस पे जमा नहीं होता पीएफ में। ये हमारा बहुत क्लियर है कि इंटरेस्ट जो होता है पीएफ पे हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन ईयर के एंड में यानी मार्च एंड में पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, जो अगले साल के लिए मूल में काउंट होता है। तो इस तरह हम यदि देखेंगे तो हमारा ये 236 फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 2 रुपये इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं मार्च 96 में। यदि हमें पूरी कैलकुलेशन समझना तो हमें कम से कम 1 साल की पूरी फिगर समझनी पड़ेगी। 1 साल की पूरी फिगर जब हम समझ लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे जमा होता है, और इससे हमें बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो जब हमारा ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद में फिर हम इसको ईयर बाय ईयर चल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये रहेगी कि आप 1 साल का, पहले 1 साल का, इसको आगे बढ़ा के वीडियो को ना देखें, पहले से 1 साल को समझने का प्रयास करें, तो उससे फिर हम आगे का समझ सकते हैं पूरा का पूरा। तो इस तरह मार्च 96 में यदि हम देखें तो हमारी बेसिक 4845 रुपये थी। 451 रुपये हमें एफडीए मिला, 1509 रुपये हमें वीडियो मिला। टोटल सैलरी हमारी हुई 5805 रुपये 5805, एंड इसका 8.33% कंट्रीब्यूशन 484 हमें देना पड़ेगा, लेकिन हमने दिया था 359 रुपीज़, तो इसका जो डिफरेंस हुआ दोनों का डिफरेंस वो 125। अब 125 पे हमें इंटरेस्ट देना है, तो इस महीने का जो बैलेंस हुआ मार्च का वो हुआ हमारा इस महीने का जो बैलेंस हुआ हमारा मार्च का जो बैलेंस होगा उस मार्च के बैलेंस में एंड पे खाली यही नहीं 361 और 125 ही नहीं, इसमें मार्च के बैलेंस में ये हमारा जो इंटरेस्ट जो भी मिला होगा 4 महीने का वो भी मार्च के एंड में हमारे पास जुड़ जाएगा। तो इस तरह मैंने ये इंटरेस्ट भी इसमें जोड़ दिया, और ये 493 हमारा मंथ का मार्च 96 का बैलेंस हुआ। तो इस तरह हम मार्च 96 का जो बैलेंस इतना हुआ वो अगले साल इस मूल में परिवर्तित हो जाएगा, या अगले साल यानी अप्रैल से जो भी 31 मार्च तक आपका टोटल अमाउंट होगा, फिर उसे अप्रैल से फिर उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और ये फिर कंटिन्यूशन में ऐसा ही रहेगा।
यदि हम अप्रैल को समझने का प्रयास करें तो अप्रैल में भी हमारी बेसिक 3845 थी, 451 हमारा एफडीए था, एंड ये हमारा वीडियो जो मिला था वो हमें 1463 मिला था, 1463 मिला था। आपको मालूम ही है कि अप्रैल में वीडियो एडजस्ट होता है, तो अप्रैल में कुछ वीडियो कम हो गया होगा, कम हुआ था, इस वजह से ये हमारा जो कम हुआ है, ये हमारा वीडियो कम हुआ है। तो हमें हमारी बेसिक थी, हमारी टोटल सैलरी थी 5759 रुपीज़, और 5759 रुपीज़ का जो कंट्रीब्यूशन हमें देना चाहिए था वो था 480 रुपये। 480 रुपये में हमें, और हमने दिया था 359 रुपीज़, तो 121 रुपये हमने अप्रैल 96 के डिफरेंस में पे किया था। 96-97 का भी जो इंटरेस्ट था वो गवर्नमेंट द्वारा ड्यू लिया था, वो 12% था। तो इस तरह अब ये 493 पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे अगेन 493 पे इंटरेस्ट लगेगा, और वो हम पिछले महीने के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह 4.93 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट हुआ। यदि हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 रुपये हो जाता है। इस तरह हमारा ये अप्रैल 96 का इंटरेस्ट शुरू होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा, यदि मैं वन बाई वन, यदि मैं एक एक चीज़ ऐसे ही कैलकुलेट समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अब हम ईयर वाइज बात करेंगे, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने यदि पहले 5-6 महीने का सिस्टम समझ लिया है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अप्रैल का इंटरेस्ट अगले महीने लगेगा, और वे फॉर इंटरेस्ट, केवल ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे। फिर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट मंथ वाइज ये इंटरेस्ट हम रेफरेंस देखते रहेंगे, बैलेंस इस बढ़ता रहेगा इसका, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है मंथली कैलकुलेट होगा। लेकिन मार्च 97 में जाके अगेन, मार्च 97 में जाके यदि आप देखेंगे तो ये सारा इंटरेस्ट, ये मैंने इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट, वो पूरा इंटरेस्ट क्या है, यदि मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ आपको, तो ये सारा का सारा इंटरेस्ट, यानी अप्रैल से लेके पूरे अगले मार्च तक का इंटरेस्ट, अगले मार्च तक का इंटरेस्ट जो है वो हमारा इसमें जुड़ जाएगा। इसमें मार्च में जो अमाउंट जमा हुआ है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि ये पिछले महीने का इंटरेस्ट होता है, इसलिए ये इंटरेस्ट प्लस ये कंट्रीब्यूशन, ये डिफरेंस, ये सारा मिलके हमारा मूल बन जाएगा, और ये हमारी मार्च 97 का एंड में हमारा जो अमाउंट है वो अमाउंट हो जाएगा। इस तरह 2758 रुपये तक हमें यहाँ तक मार्च 97 तक हमें पे करना है EPFO को। इस तरह हम हर साल यदि देखेंगे तो इस तरह हम हर साल कैलकुलेट करते चले जा सकते हैं। हाँ, जुलाई 97 में जो हमारी बेसिक 4310 फिक्स की गई थी, गवर्नमेंट ने उसे बढ़ाकर 4310 को 5000 कर दिया था, 4310 को 5000 कर दिया था। तो जिससे हमें, आपको याद होगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन 417 हो गया था, 359 से हमारा कंट्रीब्यूशन 417 हुआ था। ये हुआ था अगस्त 97 में, अगस्त 97 से बेसिक हमारी 5000 कर दी गई थी। तो इस तरह फिर हम कैलकुलेट करते, मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस पर। फिर अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम आगे चलते हैं तो हमारी 6500 जो बेसिक हुई थी वो जुलाई 2001 में हुई थी। जुलाई 2001 में 5000 से बढ़ाकर हमारी बेसिक को 6500 कर दिया गया था जुलाई 2001 में। तो 6500 के आधार पर हमारा जितना भी डिडक्शन हुआ है, नॉर्मल डिडक्शन प्लस 8.33% में जितना भी होना था, इस कॉलम के हिसाब से हमने वो सारा कैलकुलेट कर लिया। अब हम एवरी ईयर यदि देखें तो हमारा एवरी ईयर, हाँ, इस तरह हम एवरी ईयर का कैलकुलेट कर सकते हैं, और एवरी ईयर का कैलकुलेट करते हुए अब नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा सेम कैलकुलेशंस हैं, मंथली कैलकुलेशन दी हुई हैं, सेम डिफरेंसेस आएंगे, सेम डिफरेंस आएंगे, सेम फॉर्मूला है। तो इस तरह इंटरेस्ट हमारा, इंटरेस्ट प्लस मूल इस कॉलम में किसी भी मंथ के एंड में हम निकाल सकते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं, अगला अमेंडमेंट हमारा हुआ था 2014 में, जब हमारी बेसिक 6500 से बढ़ाकर 15000 की गई थी। तो हम यहाँ आते हैं सीधे 15000 में, 1 सितंबर 2009, 1 सितंबर 2002 से बेसिक बढ़ाकर 15000 की गई थी। तो तब से हमारी जो डिडक्शन है वो 15000 पे 1250 रुपये हम देते चले आ रहे हैं। और इस पे सेम सिस्टम हमने फॉलो किया है कि हमारा जो डिफरेंस है वो हमने डिफरेंस पे करने के बाद में डिफरेंस पे हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट ही हमें PF को देना पड़ेगा, EPFO को देना पड़ेगा। तो इस तरह हमारी जो, यदि हम सितंबर 14 जब ये बढ़ाया गया था, तब हम देखें तो हमारा जो मूल है
मूल अमाउंट है, यानी वो होता है 5,46,278 रुपये जी। इसमें हमारी जो ये डिफरेंस है वो भी शामिल है, प्लस इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। इंटरेस्ट यहाँ शामिल नहीं है, इंटरेस्ट यहाँ पे शामिल होगा, क्योंकि एंड में ईयर के एंड में शामिल होगा। इस तरह हमने ये कैलकुलेशन ईयर वाइज कैलकुलेशन की है। यदि आप कहेंगे तो मैं एक्सेल सीट, ये इसमें तो है ही, लेक्चर में तो है ही, लेकिन मैं एक्सेल सीट अलग से भी पूरी उसको डाल दूंगा और उससे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इस तरह हम कैलकुलेट करते हुए बेसिक वाइज जहाँ जहाँ हमारे वेज रिवीजन हुए हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारी बेसिक और डीए पूरा एग्जैक्ट फिगर मेरी सैलरी स्लिप से हमने ली हैं। तो इस तरह हम अब सीधे लास्ट में आ जाते हैं। चूँकि मेरी अपनी कैलकुलेशन है, ये मेरा रिटायरमेंट जून 2023 में है। जून 2023 में मैं 58 साल कंप्लीट करूंगा, 58 ईयर्स कंप्लीट करूंगा। इसलिए जून 2023 तक की मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। जून 2023 तक की पूरी कैलकुलेशन में मैं देख पाता हूं कि मैंने जो इंटरेस्ट अमाउंट हमें देना पड़ेगा, वो अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, हमारा जो मूल अमाउंट है वो है 11 लाख। ये कैलकुलेशन यहाँ तक की जरूर है, लेकिन ये जो है अप टू 60 ईयर्स, जून 2023 की फिगर मैंने यहाँ डाली है। 11,44,658 रुपये मुझे देने पड़ेंगे पीएफ के, जो 8.33% और आज जो हमने दिया है उसका डिफरेंस आता है। अब यदि हम विद इंटरेस्ट की बात करें तो इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 11,01,552 रुपये 79 पैसे, यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 11,01,554 रुपये। राउंड ऑफ करने में देखें सिर्फ 2 रुपये का डिफरेंस आया इतनी लंबी कैलकुलेशन में, तो इसीलिए राउंड ऑफ को लिया जाता है। तो यदि हम इसकी बात करें 58 साल में पेंशन की, तो 58 साल में मुझे सिंपली 58 साल में मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 11,01,563 रुपये। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरह हमें मूल देना पड़ेगा। तो यदि टोटल इंटरेस्ट और पीएफ इंटरेस्ट और मूल अमाउंट की मैं बात करूं तो मेरे केस में 22,43,221 रुपये हमें देने पड़ेंगे। इस तरह जो डिफरेंस आया वो आया हमारा 11,41,658 रुपये का मूल देना पड़ेगा और 11,01,563 रुपये का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि मैं इन दोनों का वो रेशियो कैलकुलेट करूं तो 0.96 आता है। मीन्स आपका जितना टोटल मूल हुआ है लगभग उतना ही इंटरेस्ट है, 96% उसका इंटरेस्ट बनता है। हो सकता है मेरी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, क्योंकि हालांकि मैंने ध्यान रखा है मैंने पूरी कोशिश की है इसको इंटरेस्ट को कंप्लीट एज पर फॉर्मूला रखने की, और लेकिन फिर भी उसकी गुंजाइश हो सकती है कि हमारा इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश हो, थोड़ा बहुत गलत होने की गुंजाइश हो। इसलिए जब आप अपनी कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत मार्जिन जरूर लेके चलिएगा। अब हम आते हैं पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है। ये हमने देख लिया कि हमें यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू होता है, मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम है, एक बार यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो निश्चित रूप से लागू होगा, देर भले ही थोड़ी सी लग जाए। तो हम ये देखेंगे कि अब हमारी पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। हमने पेंशन स्कीम को समझ ही लिया है कि हमारी पेंशन स्कीम में किस तरह अमेंडमेंट हुए हैं। अब हम सीधे चलते हैं पेंशन स्कीम कैलकुलेट कैसे होती है। अब हम पेंशन स्कीम सीधे चलते हैं यहाँ से, पेंशन स्कीम कैसे कैलकुलेट होती है। ये दिस वन पेंशन स्कीम जो कैलकुलेट होती है वो कई चीज़ें ऐसी है। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो पेंशन कैलकुलेट होती है वो पेंशन मैच नहीं करती ईपीएफओ जो कैलकुलेट करता है उससे। वो फॉर्मूला अलग है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करना है या डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ईपीएफओ उसे किस तरह कैलकुलेट करता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी जो बेसिक है, हमारी जो 95 से पहले की सर्विस है उसका एक वेटेज हमें मिलता है, और वो जिन लोगों की बेसिक 2500 से कम है उनके लिए टेबल ए है,
और जिन लोगों की बेसिक उस समय 2500 से ऊपर थी उनके लिए टेबल बी है। तो टेबल बी के अनुसार में यदि हमारी सर्विस 11 साल तक है तो हमें 85 रुपीज़ मिलेंगे, और यदि 12 से 15 साल तक है तो एक 105 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन इस 105 रुपीज़ को टेबल बी के अनुसार में एक फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी टोटल सर्विस कितनी हुई है। यदि टोटल सर्विस, इसमें सर्विस वेटेज नहीं है, टोटल सर्विस यदि मेरी 28 साल है तो 28 साल पे जो फैक्टर कैलकुलेट होके आता है वो फैक्टर कैलकुलेट होके आता है 8.31 समथिंग। ये 4 पार्ट में कैलकुलेट होती है। पेंशन हमारी 4 पार्ट में कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम। ए पार्ट में जो पास सर्विस वेटेज है, पास सर्विस का 85 रुपीज़ इंटू 8.301। तो इस तरह ये पार्ट ए हमारा हुआ। तो यानी 95 से पहले की जो मेरी 8 साल की सर्विस है, मेरी 9 साल की सर्विस है, मेरी 10 साल की सर्विस है, अप टू 11 साल तक किसी की है, तो उसका वेटेज मिलेगा आपको 706 रुपये। दूसरा पार्ट है पेंशन जो कैलकुलेट होती है, वो दूसरा पार्ट है अप टू 31 अगस्त 2014। 31 अगस्त 2014 तक आपके कितने, ये डेज वाइज कैलकुलेट किया जाता है, आप कितने डेज में आपने सर्विस की है। तो अब मेरे केस में मेरे 6856 डेज होते हैं 95, 16 नंबर 95 से लेकर 31 अगस्त 2014 तक। तो और पेंशनेबल सर्विस वहाँ पे 6500 ली गई है। ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था, जबकि हमारी कटिंग जो है 5000 पे भी हुई है और 4310 पे भी हुई है। लेकिन चूंकि इस पेंशन स्कीम में पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए मिनिमम सर्विस ही 10 साल है, तो मिनिमम सर्विस 10 साल है, उससे पहले मिनिमम 10 साल होने से पहले ही इसको रिवाइज 2001 में रिवाइज कर दिया गया था। इसलिए मिनिमम जो बेसिक सैलरी ली गई है वो 6500 ली गई है, ना कि 5000 या 4310 पेंशन कैलकुलेशन में। तो इस तरह हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे कि बेसिक पे यानी 6500, हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं 6500, ये हम बात कर रहे हैं बेसिक पे इंटू डेज। डेज है मेरे 6856 डेज डिवाइडेड बाई, अब हम इसको डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे, और फॉर्मूले में है हमारा बेसिक इंटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई पेंशनेबल सर्विस। हम डेज में निकालेंगे, डेज को सर्विस में कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह हम डिवाइडेड बाई 70। तो इस तरह मेरा जो बी पार्ट है यानी 31 अगस्त 2014 तक की मेरी पेंशन बनती है 1744 रुपये 19 पैसे। अब दूसरी पेंशन हमारी कैलकुलेट होगी 1 सितंबर 2014 के बाद से लेके 23/6/2023 तक, जहां हम 23/6/2023 में हम रिटायर होंगे। तो वहां पेंशनेबल सर्विस आज की डेट में हमारी है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये को बेसिक मानकर हम जब कैलकुलेट करेंगे इतने दिन के, यही सेम फार्मूला हम लगाएंगे, और जब हम सेम फार्मूला लगाते हैं तो हमारी पेंशन आती है 1892 रुपये 76 पैसे। 1892 रुपये 76 पैसे। अब चौथा पार्ट है पेंशन का, चौथा पार्ट है बोनस। यदि हमारी सर्विस 20 साल से ज्यादा है, 95 से स्टार्ट करके, नवंबर 95 से स्टार्ट करके यदि हमने 20 साल से ज्यादा सर्विस की है तो हमें 2 साल का बोनस मिलेगा। लेकिन वो 2 साल का बोनस में भी, इसमें भी एक लकूना है कि आप देखिए 15,000 बेसिक आप लास्ट में है, यदि आप मेरी 5 साल का एवरेज भी लेंगे तब भी 15,000 आता है। लेकिन इन्होंने पेंशन कैलकुलेट करते समय हमारा जो बेसिक ली है वो 6500 ली है। 2 साल का बोनस देने के लिए स्टार्टिंग में 2 साल का बोनस दिया है, जबकि बोनस ये लास्ट में मिलना चाहिए था। यदि 15,000 बेसिक लेते तो उससे 100 रुपये और बढ़ सकती थी पेंशन। लेकिन ईपीएफओ ने यहाँ फिर एक, मैं कहूँगा सीधे सीधे मक्कारी की है, और वो एम्प्लॉयज़ को पेंशन देना ही नहीं चाहते, वो हमारे फंड को बचाना चाहते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि आप जब मैं आज की डेट में हम रिटायर हो रहे हैं, 2023 में रिटायर हो रहे हैं, तो और हम 15,000 पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो यदि आप 5 साल का 15,000 का एवरेज भी लेंगे तो 15,000 आता है। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके 6500 पे हमारे दिन कैलकुलेट किए हैं। तो इस तरह सेम फॉर्मूला यदि हम लगाएंगे तो बेसिक पे 6500 इंटू 730, 365 इंटू 730 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 70। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक पार्ट हमारा ये हुआ, ये पेंशन बनी हमारी 185 रुपये 71 पैसे।
अब हम देखते हैं कि हमारी टोटल पेंशन कितनी बनती है। टोटल पेंशन मेरी बनती है इस तरह 3823 रुपये इन 3 पार्ट की पेंशन लगा के, और यही 3823 रुपये मेरी पेंशन ईपीएफओ के चार्ट पे दिखा रहा है। इसलिए मेरी जो ये वाली कैलकुलेशन है ये बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने पास्ट पार्ट को नहीं लिया है। यदि मैं पास्ट पार्ट यानी 95 से पहले के पार्ट को जोड़ देता हूँ इसमें, तो मेरी पेंशन टोटल पेंशन बन जाती है 4528 रुपये 59 पैसे। यदि मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ तो 4529 रुपये मुझे आज की डेट, जब मैं जून में रिटायर होऊंगा, जून 2023 में रिटायर होऊंगा, तो मुझे 4529 रुपये पेंशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हम पहले की बात कर रहे हैं, तो मुझे 4529 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। अभी एक चीज और समझने का हम प्रयास करेंगे कि 25 अप्रैल 2016 को ईपीएफओ ने एक जीएसआर 440E एक ऑर्डर निकाला था कि आप अपनी पेंशन को 58 ईयर्स से लेके 68 ईयर्स में लेके जा सकते हैं, और उसमें यदि आप लेके जाते हैं तो आप 59 ईयर्स में भी पेंशन ले सकते हैं और 60 ईयर्स में भी पेंशन ले सकते हैं। यदि आप 60 ईयर्स में पेंशन लेते हैं तो विदाउट कंट्रीब्यूशन तो 8.16% आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, एंड यदि आप विद कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो विद कंट्रीब्यूशन में चूंकि आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपकी 2 साल सर्विस बढ़ जाएगी, इसलिए आपकी जो पेंशन का पार्ट पूरा कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा फिर 60 पे, ना कि 58 पे, और फिर उससे 8.16% इसमें दिया गया, लेकिन ईपीएफओ इसे 8% ही बढ़ा रहा है। मैंने लोगों के एग्जाम्पल देखे हैं, तो 8% आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। अब हम इसमें विद कंट्रीब्यूशन विदाउट कंट्रीब्यूशन ओल्ड के केस में देखेंगे और न्यू के केस में देखेंगे। यदि हम डिफरेंस इन पेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो इसका 8.16% बढ़ जाएगी पेंशन, यानी 369 रुपीज़ बढ़ेंगे। टोटल पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स हमारी जो है 4899 हो जाएगी। लेकिन अब यदि हम देखें तो आपने 2 साल पेंशन बढ़ा ली, लेकिन 2 साल में जो अमाउंट आपको नहीं मिला, जो पेंशन मिलनी चाहिए थी, उसका यदि अमाउंट देखें तो वो 1,17,576 रुपये होता है। प्लस इस पे यदि मैं ये भी देख लूँ कि 1,17,000 पे हमारा टैक्स कट गया होता तो 35,000 हमारा टैक्स कटा होता, फिर भी एक रिमेनिंग अमाउंट है, वो रिमेनिंग अमाउंट 82,303 रुपये हमें नहीं मिला। यदि 82,303 रुपये की मैं रिकवरी की बात करूँ तो रिकवरी हमारी आप देखेंगे तो अमाउंट ये कितने महीने में जाके रिकवर होता है। यदि मैं इस अमाउंट की रिकवरी की बात करूं तो 222 मंथ में जाके 222.7 मंथ में जाके ये अमाउंट रिकवर होगा। यानी यदि आप 58 साल से 60 ईयर्स में जाके पेंशन लेते हो विदाउट कंट्रीब्यूशन, तो आपको 18.56 यानी 18.5 साल लगेंगे उस अमाउंट, जो अमाउंट आपको नहीं मिला उसको रिकवर करने में, 58 साल में जो आपने नहीं लिया। इसलिए ये पेंशन इस तरह ये बढ़ा के पेंशन लेना किसी भी कीमत पे एक अच्छा डिसीजन नहीं है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। अब देखेंगे हम एक दूसरा ऑप्शन भी है इसमें, पेंशन विद कंट्रीब्यूशन। पेंशन विद कंट्रीब्यूशन में यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी पेंशन 4945 आती है, और ये हमारी इंक्रीज पेंशन उसमें भी 416 रुपये बढ़ती है। तो इस तरह यदि हम इसमें भी देखेंगे, विद कंट्रीब्यूशन में भी देखेंगे, तब भी 20 साल में जाके हमारी रिकवरी हो रही है, जो अमाउंट हमें नहीं मिला क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन भी दिया, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दिया। 1,18,000 वो अमाउंट प्लस 30,000 हमने 1,250 रुपये पर मंथ हमने कंट्रीब्यूशन दिया। जिन लोगों ने दिया है आज की डेट में उनका ये डिसीजन ठीक नहीं रहा। तो इस तरह रिकवरी होती है 20 साल में। तो किसी भी कीमत पे मैं कहना चाहूँगा कि ये 58 से 68 में पेंशन लेने का डिसीजन अच्छा नहीं है। इसकी रिकवरी 20 साल में जाके होती है, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए किसी भी आदमी को। और 20 साल हम जिएंगे या नहीं जिएंगे इसकी कोई भी किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है। अब हम आते हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में हमारी पेंशन कितनी बनेगी। हमने ये तो देख ही लिया है कि हमें अमाउंट कितना जमा करना पड़ेगा। हमें अमाउंट जो जमा करना पड़ रहा है वो फिर मैं बता दूं कि 11,41,658 रुपीज़ मुझे जमा करने पड़ेंगे, और मुझे इसका इंटरेस्ट जमा करना पड़ रहा है 11,01,563 रुपये।
ये जो देखेंगे आप 563 रुपये, ये अमाउंट मुझे जमा करना पड़ रहा है। अब हम इससे न्यू पेंशन कैलकुलेट करेंगे। इस न्यू पेंशन कैलकुलेट करते समय हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि इसमें वो 6500 का रूल, कितने दिन की इसमें सर्विस की है, होगा ये भी कैलकुलेट उसी प्रकार से, लेकिन इसमें वो 6500 बेसिक और 1500 बेसिक पे अलग अलग कैलकुलेट करने वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने एक फुल बेसिक प्लस डीए पे कंट्रीब्यूशन दिया है। इसलिए हमारी 5 साल की बेसिक देखी जाएगी और 5 साल की एवरेज बेसिक मैंने कैलकुलेट की है। जो मेरी 60 मंथ्स की एवरेज बेसिक आती है वो 1,25,387 रुपये आती है जून 2023 में जाके। तो यदि मेरी 1,25,387 बेसिक है तो सिंपल फार्मूला इसमें लगेगा कि इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। 28 साल मेरी सर्विस हो रही है, 28 साल प्लस 2 साल का मुझे सर्विस बेनिफिट मिलेगा, यानी 30 साल। तो दिस अमाउंट इंटू 30 ईयर्स डिवाइडेड बाई 70, ये कैलकुलेट होकर आता है 53,737 रुपये। ठीक है सर, लेकिन ये पार्ट बी हुआ। जो 95 से पहले की सर्विस है हमारी, उसका वेटेज तो आपको देना ही पड़ेगा, और उसका वेटेज जो हमने पहले कैलकुलेट किया है 705 रुपये, 706 रुपये ले सकते हैं हम इसे। इस तरह ये जो हमारा सर्विस वेटेज है, पास सर्विस वेटेज है, ये हम ये भी हमारा इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह जो हमारी पेंशन होगी वो पेंशन हमारी बनेगी 54,442 रुपये 87 पैसे, यानी 54,443 रुपये मेरी पेंशन बनेगी। तो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है 49,914 रुपीज़। तो इस तरह 49,914 रुपीज़ जो हमने जमा किया है। अब जो टोटल अमाउंट मैंने जमा किया है वो टोटल अमाउंट मैंने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को मिला के जो अमाउंट मैंने जमा किया है ईपीएफओ में किया है, या जो मैं जमा करूंगा जैसे ईपीएफओ को कोई ऑर्डर आता है, वो होगा मेरा 22,43,212 रुपये। तो यदि 22,43,000 की मैं रिकवरी देखूं, भाई आज स्टैंडर्ड हम सभी लोग ऐसे भी तो देखते हैं कि आज मुझे 22 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इस 22 लाख के बदले मुझे क्या मिलेगा। तो यदि 22 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किए हैं और मेरी पेंशन 49,914 बढ़ रही है, तो ये रिकवरी होगी मेरी लगभग 45 महीने में। 45 महीने यानी 3.9 ईयर्स में 3.9 ईयर्स में जितना भी पैसा मैंने जमा किया है उसकी रिकवरी हो जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में मेरी पेंशन इतनी होगी, और जितना भी अमाउंट में 22,43,000 रुपये जमा करूंगा वो इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि हम बढ़ी हुई पेंशन लेते हैं, इसमें भी बढ़ी हुई पेंशन लेते हैं, मतलब मैं अपनी पेंशन को डेफर करके 60 ईयर्स में ले जाता हूं, 59 ईयर्स और 60 ईयर्स में ले जाता हूं, तो भी वो एक फायदे का सौदा नहीं है। उसकी रिकवरी भी, जो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा 2 साल के अंदर, वो इतनी बड़ी पेंशन पे जो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा वो है 13 लाख रुपए से ज़्यादा होता है। यदि मैं इसे 13 लाख रुपए से ज़्यादा होता है, 13 लाख रुपए 13,06,000 रुपये होता है। और यदि हम इसका टैक्स भी ले लें, 30% टैक्स भी हमें नहीं देना पड़ेगा इन 2 सालों में, तो भी 3,91,000 होते हैं। तो इस तरह 9,14,000 की रिकवरी आज की बढ़ी हुई पेंशन के बावजूद भी ये जाके, चूंकि बढ़ी हुई पेंशन सिर्फ हमें बढ़ेगी, पेंशन जो बढ़ेगी, आज की डेट में हमारी पेंशन 54,000 हो रही है, लेकिन यदि बढ़ी हुई पेंशन मैं लेता हूं तो वो 58,885 रुपये होती है। तो इस तरह 17 साल में इसकी रिकवरी होगी, क्योंकि 9 लाख रुपए को सिर्फ 4,000 रुपये बढ़े हमें 2 साल पेंशन बढ़ाने से, और इसकी रिकवरी जाके 9 लाख रुपए की जो हमें अमाउंट है वो नहीं मिला, उसकी रिकवरी 17 साल में होगी जाके। तो इस तरह ये सौदा भी अच्छा नहीं है। यदि मैं विद कंट्रीब्यूशन की भी बात करूं, मैं विद कंट्रीब्यूशन लेता हूं तो मुझे 13,14,000 तो वो अमाउंट है जो नहीं मिला, और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन और देना पड़ा। एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 3,07,000 रुपये मुझे देना पड़ा, क्योंकि 2 साल का कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। 2 साल में मुझे 3,07,000 रुपये और देने पड़े। तो इस तरह 16 लाख रुपए की रिकवरी पेंशन बढ़ने के बाद, हालांकि पेंशन काफ़ी बढ़ रही है, पेंशन ये 68,449 रुपये हो जाएगी यदि हम कंट्रीब्यूशन करते हैं तो।
फिर भी इसकी रिकवरी 9 साल से ज़्यादा में होती है। और 9 साल एक ऐसा पीरियड है जिसको हम नो कह सकते हैं। और इस तरह हमें ये बढ़ा हुआ पेंशन लेना ही नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से 58 के बाद पेंशन लेने का जो विचार है उसे हमें त्याग देना चाहिए। तो इस तरह मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने रेज किए हैं, जितने भी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में हैं, उन सब के आंसर मिल गए होंगे। यदि आप एक बार इस कैलकुलेशन को पूरा समझना चाहते हैं तो इसको किसी भी प्रकार से बाईपास मत कीजिएगा। इसको एक एक चीज़ करके आप जब देखेंगे तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें 12 महीने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको समझना पड़ेगा। यदि हम वो चीज़ समझ जाते हैं कि हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम उस इंटरेस्ट को और किस तरह साल के एंड में वो जमा होता है तो हम इस तरह अपने केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है मैंने जो इसको कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है। आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके, इसी चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको इस कैलकुलेशन में कोई भी कमी लगती है, कोई भी एरर लगती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब आदमी कोई चीज़ बनाता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई कैलकुलेशन करता है तो उस संभावना होती है उससे गलती होने की। लेकिन यदि आप सिर्फ वाच करते हैं, उसे देखते हैं तो आप उस गलती को पकड़ सकते हैं। तो उस गलती को यदि आपको इसमें कोई भी गलती मिलती है तो आप उसे मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा ताकि हम इसे सुधार करें। एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे, चूँकि मैंने ये अपने डेटा को लेके कैलकुलेशन की है और ये मेरे अपने डेटा हैं, इसे मुझे ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसे मुझे सार्वजनिक करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट जमा होगा वो जमा होगा 11,01,563 रुपये और जो हमारा मूल जमा होगा वो 11,41,000 जमा होगा, 41,658 रुपये जमा होगा। इस तरह मुझे जो टोटल अमाउंट जमा करना पड़ेगा वो टोटल अमाउंट मुझे जमा करना पड़ेगा 22,43,221 रुपये। तो इस तरह हमें इतना अमाउंट तैयार रखना पड़ेगा। हाँ, जो लोग अभी सर्विस में हैं और जो लोग अभी अगले 2-3-4 साल में रिटायर होने वाले हैं उनका अमाउंट तो पीएफ में, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पीएफ में रखा हुआ है। सिर्फ वहाँ से प्रोविडेंट फंड में हमारे में वो अमाउंट है, हमें वहाँ से डाइवर्ट करना है। जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा अमाउंट सिर्फ डाइवर्ट हो जाएगा वहाँ से और आपका पीएफ बैलेंस जो है, यदि आपका आज की डेट में 1 करोड़ रुपए है तो वो उसमें से 22 लाख रुपए कम हो जाएंगे, 78 लाख आपका पीएफ रह जाएगा। और जो लोग हमारे रिटायर हो चुके हैं 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको इतना अमाउंट तैयार रखना है अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन यदि आप उस अमाउंट को जमा करेंगे तो इतना ही एरियर, चूंकि आपको बैक डेट से पेंशन भी मिलनी है, उतना ही आपका एरियर लगभग मिल जाएगा। कुछ लोगों को उससे ज़्यादा भी एरियर मिल सकता है, कुछ लोगों को उससे कम एरियर मिल सकता है। इसलिए आप अपने अपने हिसाब से उसे कैलकुलेट कर लें। दोस्तों, पूरी एक्सेल सीट के अंदर जो ग्रीन कॉलम है उसमें यदि आप अपनी फिगर डालेंगे, अपना पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसी मंथ में, जिस मंथ में मैंने उस फिगर को डाला है उसी मंथ की आप डालें। 95 की ही डालना है तो नवंबर 95 में आप अपनी बेसिक डालिए, या दिसंबर 95 की डालना है तो आप दिसंबर 95 की अपनी बेसिक उसमें डालिए। यदि आप महीना इधर उधर कर देंगे तो उससे क्या होगा कि उससे सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वीडीए, एफडीए या उसके बाद के दिनों में भी जो डीए का परसेंटेज है वो उसी कॉलम में एग्जैक्ट दिया गया है। इसलिए यदि आप अपनी कैलकुलेशन इस एक्सेल सीट से करना चाहते हैं तो आप इस एक्सेल सीट में सिर्फ वहीं ग्रीन कॉलम में ही अपना अपनी फिगर डालें, तो उससे आप अपनी एग्जैक्ट फिगर अपना निकाल सकते हैं। इस तरह मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि सभी लोगों को जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है उसको लेना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उसको लेना फ़ायदेमंद है। तो 58 साल के बाद जो ऑप्शन अवेलेबल है उस ऑप्शन को हमें चूज़ नहीं करना चाहिए। और प्रिंसिपल अमाउंट और लगभग इंटरेस्ट लगभग बराबर ही आते हैं। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपए आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 लाख रुपए ही इंटरेस्ट आएगा यदि आपने। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें एरर ना हो कोई भी, फिर भी यदि कोई एरर आपको मिलती है तो आप इसमें मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ,
चलते चलते मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आप लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे हमें, तो हम उत्साहित होंगे और अगली बार फिर आपके लिए कोई अच्छा विषय पे टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके आने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 पर यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। उम्मीद करती हूं कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जिन लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 का केस लड़ा और जीता, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।